हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेके आए हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर 2। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो चैप्टर है मुझे नहीं लगता है यूट्यूब पे कोई ऐसा पढ़ाने वाला है। क्यों दोस्तों, मैं आपको घमंड नहीं कर रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आप लोग नोट दे सकते हैं जो आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एक एक पीडीएफ तैयार करने में अगर वो 6 से 7 पेज का हो तो कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है। और आप लोग बोलते हैं कि सर सेकंड चैप्टर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, तो फाइनली सेकंड चैप्टर आ चुका है सोशियोलॉजी का। और आप लोग नोट्स देखिए किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग एक बार देखेंगे दोस्तों, आपको पढ़ के इतना मजा आएगा ये चैप्टर, जिस तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशियोलॉजी का चैप्टर 2, जिसका नाम दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं क्या है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, यानी कि द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। कंप्लीट थ्योरी करेंगे, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगर नहीं देखे तो इसके बाद या फिर इससे पहले उसको ही देख लीजिए, उसके बाद इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है आपको तो भारतीय समाज, ये दोनों चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये भारतीय समाज क्या होता है भाई, यानी कि भारत का कोई समाज होगा, समझ में आ गया। संरचना मतलब कोई स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये जनसांख्यिकी, आखिर इसका मतलब क्या हुआ, जनसांख्यिकीय इसका मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों उसी के बारे में सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का टॉपिक ही है वो। तो देखिए जनसांख्यिकीय के बारे में है, जनसंख्या के सुव्यवस्थित अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। मतलब जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। अब क्या है सुव्यवस्थित अध्ययन, आगे हम लोग देखेंगे। अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी कि ये जो जनसांख्यिकी है, जनसांख्यिकी मैं यहाँ पर डायरेक्ट में बोलूंगा, क्योंकि अगर सही उच्चारण निकालिएगा तो यहाँ पर बोलना होगा जनसांख्यिकीय, लेकिन हम लोग सीधा बोलेंगे जनसांख्यिकी। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, काफी है। तो देखिए अंग्रेजी में इस भाषा को मतलब कि इसका मतलब होता है डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या का मतलब होता है अंग्रेजी में डेमोग्राफी, और ये दो शब्द मिलकर बनता है, एक है डीमोस और एक है ग्राफियन। एक है डीमो और एक है ग्राफियन, ये दोनों मिलकर बनता है आपका डेमोग्राफी। ठीक है, ये भी दो शब्द से मिलकर बना है। इस तरह से जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों का वर्णन। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इसका जो मतलब कि जनसंख्या का अर्थ जो है, रियल में अर्थ क्या है, लोगों का वर्णन, यानी कि जो लोगों को बांटा गया है, वर्णन किया गया है, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। दूसरे शब्दों में एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसांख्यिकी कहलाता है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी देश का, मान लेते भारत का ही, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, यानी कि बिजनेस वगैरह के आधार पर एक जाति को बांट देते हैं, किसी को बांट देते हैं, तो उसी की विशेषताओं के बारे में, उसी के बारे में पढ़ना ही जनसांख्यिकी के अंतर्गत आता है। उसी को हम लोग जनसांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, लोगों का वर्णन बेसिकली इसका मीनिंग हुआ। इस चैप्टर में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं शुरू में, ये बार बार यूज होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब बता देते हैं, फिर जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार इस चैप्टर में यूज होता है। सबसे पहले है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व से आशय है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। मतलब एक प्रति वर्ग किलोमीटर का बात यहाँ पर हो रहा है, प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना लोग बसते होते हैं उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जन्म दर। आप लोग नोट जरूर करते जाइएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए, एक तरफ से नोट करते जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले पढ़ने के बाद फिर पॉज करके नोट कीजिए, फिर पॉज कीजिए। ठीक है, अब देखिए जन्म दर यानी कि बर्थ रेट। जन्म दर का संबंध प्रति हजार संख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से होती है। मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जनसंख्या घनत्व, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के बीच में जो जनसंख्या होती है, घनत्व होती है, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। और जन्म दर क्या है, तो प्रत्येक हजार में, यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को कहते हैं जन्म दर यानी कि बर्थ रेट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है, साधारण शब्दों में आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना और इसी प्रकार राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में संचयी रूप से वृद्धि करना। ठीक है, तो आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि जो इसका अर्थ रियल में ये हुआ कि सभी क्षेत्रों में जो उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, उत्पादकता को सभी क्षेत्रों में बढ़ाना और स्तर को बढ़ाना और इस प्रकार का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में संचयी रूप से वृद्धि करना। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ता है यानी कि नेशनल इनकम, पूरा देश का अगर इनकम बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा। मान लेते हैं आपका कोई घर है, घर में आप लोग 4 आदमी हैं, घर में आप लोग 4 आदमी,
आपको बोल दिया गया कि भाई घर में जो है पहले 1 लाख करके आप लोग कमाते थे, अब आप लोग जो है आप लोग जब बड़े हो गए, नौकरी वगैरह मिल गया तो आप लोग 5 लाख करके कमाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 5 लाख करके एक आदमी कमाता है, तो 5 × 4 टोटल 20 लाख हो गया इनकम। अब पहले 1 लाख करके कमाते थे तो 5 लाख होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 आदमी करके कमाए, 5 लाख करके कमाए, तो प्रति व्यक्ति आय भी आदमी का बढ़ा, यानी कि 4 आदमी का, 1 5 कमाया, 1 5 कमाया, 1 5 कमाया, फिर आपका टोटल इनकम जब देखा तो भाई वो भी बढ़ा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है भाई, तो प्रति व्यक्ति मतलब हम लोग हो गए और राष्ट्रीय आय मतलब पूरा देश हो गया। इसी में वृद्धि करना आर्थिक विकास के अंतर्गत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। 10th क्लास में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हम मतलब कि अभी तो पढ़ाई नहीं है यूट्यूब में, लेकिन आप लोग शायद पढ़े होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इस चैप्टर में जो यूज होता है, वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनाधिक्य। क्या है जनाधिक्य? आपको इंग्लिश में अच्छा समझ में आ रहा होगा क्या, ओवर पॉपुलेशन मतलब कि ओवर मतलब ओवर हो गया होगा, पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा हो गया होगा। जी हाँ, जनाधिक्य मतलब यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो तो उसे जनाधिक्य या जनातिरेक कहते हैं। 2 पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देंगे, एक है जनाधिक्य और एक है जनातिरेक। ठीक है, तो क्या है, यदि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या, यानी कि जो मान लेते हैं संसाधन, आप घर में पैदा हुए और एक आदमी पैदा हुआ और एक पैदा हुआ, ठीक है, 3 है। पहले एक आदमी बहुत मुश्किल से खाता था, अब 2 पैदा हो गया तो और मुश्किल, 3 हो गया तो और मुश्किल। इसका मतलब क्या हुआ कि संसाधन जो है वो सीमित है, लेकिन लोग जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो वही चीज क्या कह रहा है कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाना, उसी को हम लोग जनाधिक्य कहते हैं, जिसको हम लोग जनातिरेक भी बोलते हैं, यानी कि ओवर पॉपुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सब पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके एक बार और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, तब फिर चैप्टर को शुरू करेंगे। इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया है ताकि ये वर्ड बार बार आए तो वहां पर आपको बार बार बताना ना पड़े। ठीक है, अब देखिए जनाधिक्य समझ में आ गया भाई, ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन संसाधन के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। अब देखेंगे आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि डिपेंड पॉपुलेशन। डिपेंड पॉपुलेशन, अब यहाँ पर खुद समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था पर आश्रित होंगे, यानी कि निर्भर होंगे। चलिए डेफिनेशन को देखते हैं। आश्रित जनसंख्या, जनसंख्या का वह भाग है जो कि जीवन यापन के लिए कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होता है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 62 वर्ष से ऊपर के आयु के वृद्ध आते हैं। मतलब क्या है कि आर्थिक आश्रित व्यवस्था का मतलब ही वही हुआ जिसमें हम लोग किसी पर निर्भर हैं, किसी पर मतलब कि उसके भरोसे बैठे हुए हैं। अब जो 14 साल के छोटे बच्चे हैं वो क्या मतलब, वो तो काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या, एक प्रकार का वो आप पर, यानी कि जो बड़ा है, जो आपका गार्जियन वगैरह जो अर्न करते हैं उस पर मतलब कि निर्भर है। उसी तरीके जो 62 साल यानी 50 साल 60 साल के ऊपर के जो उम्र के लोग होते हैं, बूढ़े लोग यानी कि दादा लोग जो होते हैं, वो लोग भी निर्भर होता है, क्योंकि भाई वो लोग तो काम कर नहीं सकता है। तो इसको ये आश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या होता है, तो जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो निरंतर लगातार, निरंतर मतलब लगातार बढ़ोतरी होना, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। अब एक है जनसंख्या वितरण, ये वृद्धि है और यह है वितरण, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यह पॉपुलेशन ग्रोथ, बदलते रहना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, लगातार बढ़ोतरी होना, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या है भाई, जनसंख्या वितरण। तो देश के विभिन्न भागों यानी कि राज्यों में जनसंख्या की स्थिति जनसंख्या वितरण कहलाती है। तो देश के अंदर जो राज्य है, तो हर राज्य में जनसंख्या का जो स्थिति है उसी को हम लोग जनसंख्या वितरण कहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक है जनगणना, जो कि हर बार होता है, आपको मालूम है 2011 में हुआ, उसके बाद फिर 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इस बार अभी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ये भी होने वाला है। ठीक है, तो जनगणना होता है। अब जनगणना क्या होता है, तो जनगणना जो है वो किसी देश को गिरने की पद्धति है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। विगत जनगणना 2001 में संपन्न हुई थी। ठीक है, विगत जनगणना मतलब एक प्रकार का पूरा जनगणना जो है 2001 में संपन्न हुआ था, उसके बाद फिर 2011 में भी पूर्ण रूप से संपन्न हुआ, अब 2021 बाकी है। तो जनगणना का मतलब क्या हुआ, जो लोग 2-3 लोग होते हैं जो कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप लेके आपके घर में जाते हैं, आपके बारे में पूरा डिटेल पता करते हैं, आपका जमीन जगह जायदाद जो है उसके बारे में पता करते हैं, कितना लड़का लड़की, कितना भाई बहन, सबके बारे में पता करते हैं। ठीक है, उसको जनगणना के अंतर्गत ये सारा चीज आता है, जिसको लोग सेंसस बोलते हैं। और ये भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा। अब देखिए नगर यानी कि सिटी। नगर क्या है, तो नगर का तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत एक निश्चित आकार वाले जनसंख्या होती है। मतलब है कि भाई जो भी नगर में लोग रहते होंगे तो वहां पर इस तरीके का कानून भी है और इस तरीके का समझा भी जाता है कि नगरवासी जो है वो थोड़े से अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं और क्या कहता है वो लोग थोड़ा डेवलप होते हैं। ठीक है भाई, शहर है, शहर तो डेवलप होगा ही ना। और देखिए प्राइमेट सिटी। प्राइमेट सिटी क्या होता है, औद्योगिक देशों में अत्यधिक विस्तृत नगरीय केंद्र होते हैं, इन्हें हम लोग प्राइमेट सिटी कहते हैं। औद्योगिक देश में अत्यधिक विस्तृत नगरीय केंद्र होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमेट सिटी कहते हैं। अब ग्रामीण समुदाय क्या होता है भाई, तो ग्रामीण समुदाय जो है वो प्रारंभिक रूप से कृषि जीवन पर आधारित
प्राथमिक संबंधों एवं कम जनसंख्या वाला सरल समुदाय है। तो ग्रामीण समुदाय जो है वो प्रारंभिक रूप से कृषि जीवन पर आधारित और प्राथमिक संबंधों एवं कम जनसंख्या वाला सरल समुदाय है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो है प्रारंभिक रूप से होता है। सबसे पहले तो इसका कृषि पर ही पूरा ये जीवन यापन होता है, खेत किसानी पर, ठीक है। और इसका आधारित प्राथमिक संबंध जो है और कम जनसंख्या जो है वो सरल समुदाय में होता है, यानी कि कम जनसंख्या ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी का होता है। तो ये पॉइंट जितना भी बताया एक बार प्लीज आप वीडियो को रिमाइंड करेंगे, अगर ध्यान में हो गया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो अगर वीडियो को पीछे करके यहाँ से जरूर देख लें। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जनसांख्यिकी प्रकार। हम लोग यहाँ पर फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको जनसांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे? जनसांख्यिकी, ठीक है। लेकिन रियल में इसका उच्चारण क्या है? जनसांख्यिकीय। यहाँ पर यौ सॉरी छूट गया है, ठीक है। तो जनसांख्यिकी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं जनसांख्यिकी के प्रकार। तो इसका मुख्यतः रूप से दो प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है दोस्तों? दो प्रकार। अब यहाँ से वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, एकदम दिमाग लगा के शांति से बैठ के अच्छे से किसी शांत जगह में जाकर के देखिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए, पढ़ाई कभी बर्बाद वेस्ट नहीं जाता है। एक थोड़ा सा बता देते हैं, एक मिनट का पॉइंट आप लोगों का टाइम लेते हैं। पढ़ाई जो है ना दोस्तों, वो कभी बेकार नहीं जाएगा आपका। अगर आप सोचते हैं कि क्या इतना पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम देंगे, छोड़ेंगे, बाहर में जाए, देखिए नहीं है। अब इतना चीज आपको बताया जरूर है, एक दो पॉइंट आपको जीवन यापन में, जीवन जो आप यापन करते हैं, जीवन जो आप गुजार रहे होते हैं, तो कभी ना कभी आया होगा। ये जितना भी पॉइंट हम लोगों से तो जुड़ा हुआ है, हम लोगों से तो बना है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग अपने बारे में ही जान लेते तो उसमें क्या गलत है कि नहीं? इसलिए प्लीज आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। और इसी तरह चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 अपलोड होगा ही, बस थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन 100% होगा। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा। और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी इसमें से आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, पूरा कंप्लीट आर्ट्स का इस चैनल पे तैयारी होती है। इसलिए प्लीज, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पीडीएफ आप लोगों के लिए किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहता है, अगर मान लेते हैं हम अगर अभी ऑफलाइन में रहते हैं तो आप लोगों को कुछ भी बोलते हैं आप लोग तुरंत कर देते, लेकिन ऑनलाइन में पता नहीं क्या बात हो जाती है, जबकि मेहनत उतना ही करना पड़ता है और वो ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना पड़ता है। वहां पर तो भाई जाओ बोर्ड में पढ़ा दो। इसलिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आप आए पहली बार, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, अब बिना टाइम गवाए एकदम हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे और बीच में एक भी इधर उधर वाली बात नहीं बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले जनसांख्यिकी जो है ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक है आपका आकारिक जनसांख्यिकी और एक है दोस्तों आपका सामाजिक जनसांख्यिकी। एक है आपका सामाजिक जनसांख्यिकी और एक है आपका आकारिक जनसांख्यिकी। अब देखिए, आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत संख्या के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को मापा जाता है। उदाहरण के लिए आपको समझ में आ गया भाई, दो है जनसंख्या का, दो प्रकार होता है, एक को होता है आकारिक, एक होता है सामाजिक। अब आकारिक के अंतर्गत आपका क्या आता है भाई? संख्या के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को मापा जाता है। मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर संख्या यानी कि नंबर के आधार पर जनसंख्या की विशेषताओं को मापते हैं। हमें पे सामाजिक के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत हम लोग विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या को मापा जाता है। मतलब विशेषता, कोई ना कोई खास होगा, कोई ना कोई खूबी होगा, उसके आधार पर हम लोग जनसंख्या को मापेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नंबर के आधार पर मापते हैं आकारिक जनसांख्यिकी में। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, महिलाओं की संख्या के आधार पर, पुरुषों की संख्या के आधार पर, किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, देश में गरीबों की संख्या के आधार पर। तो हम लोग इस तरीके से भी कभी कभी जनसंख्या को मापते हैं, ठीक है, संख्या के आधार पर। महिला हो गया, पुरुष हो गया, विशेष क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे कि जो छोटा लोग, साफ सफाई वाले लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग अलग नजर से देखते हैं, तो उन लोगों की संख्या के आधार पर। जो गरीबी लोग हैं उन लोगों को भी अलग से देखते हैं, उन लोगों की संख्या के आधार पर। तो हम लोग इस तरीके से नापते हैं, मापते हैं। आकारिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत आपका यह आ गया, यानी कि संख्या के अंतर्गत। अब वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे सामाजिक जनसांख्यिकी, तो इसके अंतर्गत आता है आपका विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या को मापा जाता है, जैसे सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं। अब सामाजिक विशेषताएं मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि भाई इसमें समाज से जुड़ा हुआ लोग होगा। आर्थिक मतलब भाई आर्थिक मदद वगैरह करने वाला होगा। राजनीतिक मतलब भाई पॉलिटिक्स में होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सामाजिक जनसांख्यिकी कैसे मापा जाता है, ठीक है। जनसंख्या को कैसे मापा जाता है सामाजिक जनसांख्यिकी के आधार पर। अब देखेंगे अशोधित जन्म दर, ये क्या होता है हम लोग समझते हैं। अशोधित जन्म दर का संबंध जो है वो 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से। मतलब कि अशोधित जन्म दर जो है इसका संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों से है। मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान क्षेत्र में हजारों स्त्रियों द्वारा 20 बच्चों को जन्म दिया जाता है, तो उस क्षेत्र की अशोधित जन्म दर होगी 20। आपको समझ में आ गया जन्म दर क्या होता है। तो भाई जन्म दर का बेसिकली हम लोग अगर मतलब समझे तो 1000 स्त्रियों के द्वारा जो जन्म होता है उसी को हम लोग जन्म दर बोलते हैं, अशोधित जन्म दर बोलते हैं। अब एक एग्जांपल आपको दे दिया, मान लीजिए भाई एक ही समय अंतराल में, यानी कि एक ही समय अंतराल में, एक समय में, यानी कि मान लेते 3 बज रहा तो 3 बजे ही, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कोई 20 बच्चा को जन्म देता है, 1000 स्त्रियों में से
20 बच्चे को जन्म देता है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, अशोधित जन्म दर 20, अशोधित जन्म दर 20। ठीक है, अब देखते हैं अशोधित मृत्यु दर, क्योंकि जन्म दर होगा तो भाई मृत्यु भी होगा। तो एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में, यहाँ पर एक वर्ष नहीं लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चा, ठीक है, और यहाँ पर है अशोधित एक वर्ष। तो एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वालों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। तो एक वर्ष के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 लोगों पर मरने वाली संख्या, यानी कि एक वर्ष के दौरान जो 1000 लोग होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो लोग मरते हैं उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं। अब है प्रवास। प्रवास से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई प्रवास का क्या मतलब होता है। एक प्रकार का समझ सकते हैं कि व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, यहाँ छोड़ के कोई इंपॉर्टेंट काम मिल गया कहीं और फैक्ट्री में जाना, यहाँ पर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार के इसमें जाना, मौसम खराब है तो मौसम के आधार पर जाना, तो ये एक प्रकार का प्रवास है। ठीक है, तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की घटना को हम लोग प्रवास कहते हैं। प्रवास के भी प्रकार होते हैं, एक होता है भाई अस्थाई, एक होता है अस्थाई, एक होता है मौसमी। अब मौसमी मतलब समझते हैं, यानी कि मान लेते हैं अभी जम्मू कश्मीर है तो वहां पर अभी थोड़ी बहुत ठंड कम पड़ रही होगी तो लोग वहां पर जा रहे होंगे। जब वहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो लोग वहां से कहीं और चले जाएंगे। तो इसी तरीके से मौसमी के आधार पर लोग रहते हैं। अब अस्थायी लोग क्या है भाई, अस्थायी लोग मतलब क्या, जिसका घर द्वार नहीं है तो वो आज यहाँ पर काम कर लिया, रुक गया, कल वहां पर चला गया, परसों वहां पर चला गया। एक होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब कि वो घर बना लिया, अच्छे से है, फैमिली वगैरह लेके अपने दादा दादी के साथ, माता पिता के साथ एक जगह रुका हुआ है। ठीक है, तो ये प्रवास का प्रकार हो गया। अब देखेंगे लिंग अनुपात, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लिंग अनुपात। और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए लिंग अनुपात होता क्या है, ये जो लिंग अनुपात है वो होता क्या है। तो जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। भाई विश्व में लिंग अनुपात नापने के लिए सूत्र है, अब वो सूत्र को हम लोग आगे देखेंगे। तो लिंग अनुपात क्या हो गया भाई, जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का जो संख्या है इसी के बीच का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, उसी को हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, विश्व में लिंग अनुपात नापने के लिए बहुत सूत्र है। सबसे पहला भारत में लिंग अनुपात मापने का सूत्र क्या है, आयु संरचना, यानी कि पहला सूत्र है आपका आयु संरचना, जो कि भारत में हम लोग निम्न लिंग अनुपात के लिए मापते हैं, यूज करते हैं आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है हम लोग इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो लिंग अनुपात को हम लोग आयु संरचना के अनुसार मापते हैं। अब आयु संरचना जो है वो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाती है। मतलब कि क्या है, विभिन्न आयु वर्ग का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ग, जैसे कि 0 से 10 साल ले लेते हैं, 0 से 14 साल, 0 से 15 साल ले लेते हैं, 15 से 59 साल ले लेते हैं, 60 से अधिक ले लेते हैं, तो 3 भाग में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आयु संरचना जो है विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को दर्शाता है। अब आगे देखेंगे, यह हमें विभिन्न आयु वर्गों के अंदर देश में मौजूद लोगों की संख्या को जानने में मदद करता है। मतलब कि ये आयु संरचना जो है वो देश के अंदर जो लोग होते हैं तो इसको पहले बांट देता है 2-3 भाग में, 0 से 15 हो गया, 15 से 30 हो गया, इस तरीके से बांट देता है। बांटने के बाद हम लोगों को जो है इसका संख्या को जानने में आसानी होती है, मदद होती है, हेल्प होती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से जो है 3, वैसे तो बांटने का कुछ भी हो सकता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे भी बांटा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 बांटता है। एक है आपका 0 से 15, 0 से 15 एक छोटा बच्चा का रूप ले लेता है। एक होता है 15 से लेकर के सीधा 59, और एक होता है 60 से अधिक। 60 से अधिक में दादा लोग आ जाते हैं, 15 से 59 में हम ही लोग हैं। और यहाँ पर अभी 0 से 15 जो है वो मैट्रिक वाले बच्चे या फिर 10th वाले, 7th वाले, मैट्रिक के अंडर वाले जो बच्चे हैं वो आते हैं। ठीक है, 3 भाग में। अब देखिए 0 से 15 के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो यह आश्रित जनसंख्या है, इसमें बच्चे शामिल हैं। मैंने अभी आपको आश्रित का मतलब बता दिया, इसीलिए मैंने पहले पॉइंट को बताया था कि आपको चैप्टर मजा आए यार। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ टाइम थोड़ा लगे लेकिन मजा आए। आश्रित जनसंख्या मैंने आपको बताया भाई किसी पर यह निर्भर होता है। तो 0 से 15 साल का जो बच्चा है वो क्या ही काम कर पाएगा, वो तो निर्भर ही रहेगा ना अपने माँ बाप पर या फिर जो भी उसका गार्जियन है। तो यह आश्रित जनसंख्या होता है, इसमें बच्चे शामिल हैं, क्योंकि इस उम्र के अंदर बच्चे विकास के दौर में होते हैं एवं शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, इसलिए इन्हें आश्रित कहा जाता है, क्योंकि यह कार्यरत नहीं होते। इस वर्ग में जनसंख्या ज्यादा होने पर देश में शिक्षा सुविधाओं के खर्चे में वृद्धि होती है। और ये बच्चे अगर जनसंख्या ज्यादा हो, यानी कि इस वर्ग का बच्चे का अगर जनसंख्या ज्यादा हो तो शिक्षा सुविधा अगर नहीं हो तो मतलब कि अगर मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर भाई 0 से 15 साल का बच्चा का जो जनसंख्या दर है वो अगर ज्यादा हो गया, जनसंख्या ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगा कि जो शिक्षा का सुविधा है वो ज्यादा नहीं मिल पाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पर इस कंफ्यूज में होंगे कि सर 0 से 15 कैसे इंक्रीज होगा। देखिए क्या है, हम लोग जो 15 से बाद हैं तो लोग अक्सर 15 के बाद कुछ ना कुछ करने लग ही जाते हैं, थोड़ा सेल्फ। अब बहुत बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो वो माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अक्सर 70 से 80% बच्चे जो होते हैं 15-16 साल के बाद वो कुछ ना कुछ करने लग ही जाते हैं। ठीक है, तो भाई 0 से 15 साल का बच्चा क्या हो कि आश्रित होता है,
और ये बिल्कुल इसका जो विकास का दर होता है, ये पढ़ाई में लगे हुए थे, शिक्षा प्राप्त करने में व्यस्त होते हैं, बिजी होते हैं, इसलिए इसको हम लोग आश्रित बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ग जनसंख्या जो है ज्यादा अगर हो गया इसका जनसंख्या दर इस वर्ग का, यानी कि 0 से 15 साल के बच्चे का अगर जनसंख्या दर ज्यादा हो गया तो इसका जो शिक्षा सुविधा में है, शिक्षा में है, वो बहुत पैसे खर्च होंगे। अब देखिए 15 से 59 वर्ष, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 15 से 59 वर्ष। यह वर्ग कार्यरत जनसंख्या को दर्शाता है, मतलब कि इस वर्ग के लोग अक्सर काम करते हैं। ठीक है, इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग सभी व्यक्ति कार्यरत होते हैं एवं देश के विकास में सहयोग करते हैं। भाई कोई भी आदमी काम करता हो, एक छोटा मजदूर हो जो 200 या 300 रुपया दिन कमाता हो, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जो कि दिन का 50 लाख कमाता हो, दोनों देश के लिए बराबर काम करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पर कैसे, तो यह वर्ग सबसे पहले तो भाई कार्यरत होता है। अब मान लेते हैं आप भाई 200 रुपया कमाए ही, 200 रुपया में आप सब्जी खरीदने गए, आप तेल खरीदने गए, आप पेट्रोल भरने गए, आप और कुछ भरने गए, तो वहां पर तो टैक्स दिए ही ना। तो जितना आपका इनकम है, तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 200 में अगर आपका 10 रुपया भी चला गया तो एक हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना परसेंट। अगर आप 100 रुपया कमाए, यहाँ पर तुरंत बोलते हैं, मैथ का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर आप 100 रुपया कमाए और अगर आप 2 रुपया दे दिए तो 2% आपका चली गया। उसी तरह कोई अगर 1 करोड़ रुपया कमाएगा और 1 करोड़ में अगर वो 2% देगा तो उसका 1 करोड़ कितना 20,000 हो जाता है। ठीक है, 20,000 तो कभी नहीं देगा, इसलिए दोनों बराबर भूमिका निभाता है। तो 15 से 59 वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत कार्यरत होते हैं। क्या होते हैं वो भाई, बहुत कार्यरत होता है, जनसंख्या को दर्शाता है। इस वर्ग के अंदर मौजूद लगभग लोग बहुत, मतलब कि एक प्रकार का देश का जो सहयोग बहुत ज्यादा करता है। अब 60 वर्ष से अधिक इस वर्ग में जनसंख्या ज्यादा होने पर देश में विकास की गति में वृद्धि होती है। अगर इस वर्ग में जनसंख्या ज्यादा हो, 60 से अधिक वर्ग में, तो विकास की गति में वृद्धि हो। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि कैसे 60 वर्ष के आदमी को कैसे ये विकास है, तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। नहीं, इसके पास एक्सपीरियंस 60 साल का होता है। दोस्तों आपको पता है ना, आप लोग अगर जो अभी 18-19 साल में है, तो आप लोग अगर आज से 4-5 साल पहले का बात सोचेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि क्या थे हम लोग, कुछ था हम लोगों के पास, मतलब कुछ भी नहीं, इसी इतना गधा थे हम लोग, ऐसा आप मतलब सोचेंगे अपने बारे में। ठीक है, वहीं पे आज से 20 साल बाद सोचेंगे, आप सोचिए क्या होगा 20 साल बाद, 30 साल बाद। तो उसी तरह जो दादा लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही होता है, सही गलत का फर्क होता है, पहचान होता है, क्या करने पर क्या होगा, इस तरीके का जानकारी उसको अच्छे से होता है। इसलिए इस वर्ग में जनसंख्या अगर ज्यादा हो तो देश में विकास की गति जो है वो वृद्धि होगा, बहुत तेजी से होगा विकास। और इसमें मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या होती है, वृद्ध जनसंख्या। ठीक है, मुख्य रूप से वृद्ध जनसंख्या। ऐसी जनसंख्या अधिक होने की स्थिति में देश में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं, पेंशन आदि का खर्चा बढ़ता है। लेकिन अगर 60 वर्ष से अधिक वाले लोग अगर ज्यादा रहे तो इसमें जो है स्वास्थ्य संबंधी जो खर्च है देश में वो ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो मेडिकल वगैरह तो लगभग आजकल हर कोई दवाई वगैरह खाता है, तो प्रॉब्लम है भाई स्वास्थ्य संबंधी, तो मतलब कि परेशानी बढ़ेगी, पेंशन वगैरह ज्यादा देना पड़ेगा ही। तो इसे भी आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। इसी के कारण इसको भी हम लोग आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत मापते हैं। सिर्फ बेनिफिट एक है कि भाई ये इसके अंदर जो दिमाग बहुत ज्यादा होता है, विकसित होने वाला दिमाग। ठीक है, ऐसा बात बोल देगा, कभी कभी आपको सोचे भी नहीं होंगे, इस तरीके का लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है। लेकिन क्योंकि 60 वर्ष से अधिक है, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, पी नहीं पाता है, मेडिकल खर्चे, बहुत सारी चीजें, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती रहती है, जिसके कारण इसको भी आश्रित में कहा जाता है। अब देखिए कि हम लोग साक्षरता के बारे में, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए। अब देखिए साक्षरता वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा भाई कि साक्षरता हो मतलब कि हम लोग साक्षर हैं। देखिए डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। साक्षर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ पर लिख सके। साक्षरता उसी को कहता है, ठीक है, कोई बड़ा डेफिनेशन नहीं है। साक्षरता मतलब हुआ कि जो अपने आप निजी जिंदगी है जो आप जी रहे हैं, दिन भर का जो जिंदगी आप जी रहे हैं, तो उसमें से आप सही से समझ लेते हैं, जिंदगी को सही से लिख लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, उसी को हम लोग साक्षरता बोलते हैं। तो साक्षरता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि रोजमर्रा जीवन में एक सामान्य सरल वाक्य को समझ ले, पढ़ ले और लिख ले। साक्षरता दर के आधार पर देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है, और साक्षरता दर के ही आधार पर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा जो साक्षरता प्राप्त राज्य है वो केरला है। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरला है। तो आप बताइए, कोई अगर केरला के बारे में पूछेगा किसी को तो वो साक्षरता देख ही समझ लेगा भाई बहुत विकसित राज्य है यार, बिहार के मामले में, या फिर यूपी, झारखंड, सब के मामले में, ठीक है, ओडिशा के मामले में, एमपी के मामले में। तो साक्षर जो है उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि अपना रोजमर्रा जीवन में पढ़ लिख ले, समझ ले, ठीक है। और साक्षरता दर अधिक होने पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है, और साक्षरता दर अधिक हो तो उसका सामाजिक व्यवहार के बारे में पता चलेगा, स्थिति के बारे में पता चलेगा, और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। अब अधिक साक्षरता दर का अभिप्राय उस उच्च सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से है, जबकि इसका विपरीत निम्न साक्षरता दर निम्न सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दिखाता है। मतलब क्या है कि भाई अधिक साक्षरता दर का जो अभिप्राय है
उस सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से है, जबकि इसका जो विपरीत निम्न साक्षरता दर है निम्न सामाजिक और आर्थिक से है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर भाई साक्षरता अधिक होगा तो आपका उच्च सामाजिक होगा, उच्च आर्थिक स्थिति होगा। अगर साक्षरता आपका कम हुआ, निम्न हुआ, तो भाई आपका जो निम्न सामाजिक होगा और आर्थिक स्थिति वो भी निम्न होगा। इससे ही सरकार के नीतियों एवं सुविधाओं का ज्ञान भी होता है। और साक्षरता जो अधिक है भाई, जिसके पास शिक्षा ज्यादा है, तो उसको सरकार का सुविधा, किस तरीके से सुविधा मिलता है, कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या सुविधा सरकार दे रही है, जो कि हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज किसको जल्दी पता चल जाता है? जो साक्षरता वाले होते हैं। ऑब्वियसली बात है यार। और भारत के अंदर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सके एवं अंक गणितीय परिकलन कर सके है। अंक गणितीय मतलब मैथ वगैरह जो बनाते हैं, गुना भाग जोड़ घटा जो करते थे। तो यहाँ पर जो 7 वर्ष के अधिक आयु का जो बच्चा होता है उसको हम लोग यहाँ पर साक्षर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि वो पढ़ लिख ले, अगर उसको तभी बोलेंगे जब वो पढ़ लिख सके और अंक गणितियों का परिकलन कर सके। उसको हम लोग 7 वर्ष यानी कि उसको हम लोग एक प्रकार का साक्षर मान सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे शिशु मृत्यु दर। साक्षरता आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे शिशु मृत्यु दर। क्या होता है भाई शिशु मृत्यु दर? एक बार देख लेते हैं। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा है। चलिए, शिशु मृत्यु दर। शिशु मतलब बच्चा, मृत्यु मतलब मरना, दर मतलब रेट। तो मरने का रेट क्या है? तो जीवन पैदा हुए ही प्रति 1000 बच्चों में से 1 साल के भीतर मौत को प्राप्त होने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मतलब क्या है कि जो बच्चा है, जीवित बच्चा है, वो 1000 प्रति 1000 में 1000 बच्चे में 1 साल के अंदर 1000 बच्चे में से जितना बच्चा मर गया उसी को हम लोग संख्या, यानी कि मान लेते हैं 20 बच्चा मर गया टोटल 1 वर्ष। ठीक है। 1 वर्ष के अंतर्गत 1000 बच्चा, 1 वर्ष में 1000 बच्चा के अंतर्गत 20 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा अगर मर गया तो उस 15 बच्चे को भी हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, 15 शिशु मृत्यु दर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि भाई जीवित पैदा हुए प्रति 1000 बच्चों में से 1 साल के भीतर मौत को प्राप्त होने वाले बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। अब मातृ मृत्यु दर क्या होता है भाई, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यह उन स्त्रियों की संख्या है जो, क्या लिखा हुआ, यह उन स्त्रियों की संख्या है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये हो गया मातृ मृत्यु दर। मतलब कि माता माएँ जो मरती है। तो सिंपली यहाँ पर डेफिनेशन वही है कि ये वो है जो कि 1 साल के अंतर्गत, क्या लिखा हुआ आपको भाई, उन स्त्रियों की संख्या जो कि जीवित प्रसूतियों में 10,000 मामलों में अपने बच्चों को जन्म देते समय मृत्यु प्राप्त होती है। मतलब कि यहाँ पर भी वही डिफिनेशन है कि टोटल 10,000 बच्चों को जन्म दे रहा है और 10,000 बच्चे में से जो बच्चा मर गया उसी को हम लोग, जो बच्चे को पैदा करने के बाद जो माँ मर गई उसी को हम लोग मातृ मृत्यु दर कहते हैं। तो शिशु मृत्यु दर आपको समझ में आ गया, उसी तरह साक्षरता समझ में आ गया, उसी तरह मातृ मृत्यु दर आपको समझ में आ गया। अब है प्रजनन दर। क्या है दोस्तों? प्रजनन दर। तो बच्चा पैदा कर सके कि आयु 15 से 59 वर्ष वाली प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। मतलब बच्चा जो पैदा कर सकने वाला जो आयु होता है वो होता है 15 से 49 वर्ष। क्या क्या होता है? 15 साल में अगर उसको शादी दिला दिया जाए, वैसे तो बाल विवाह मना है, 18 साल के बाद ही शादी करना चाहिए लड़कियों को, लड़कों को 21 साल के बाद। लेकिन अगर बच्चा पैदा कर, यानी कि अगर शादी हो जाता, बाई चांस आप लोग देखे होंगे 15 साल 16 साल की लड़कियों के बच्चे हो जाता है। ठीक है। तो बच्चा पैदा कर सकने का जो आयु है, एज है, वो 15 से लेकर के 49 वर्ष तक है। यानी कि 15 से लेकर 49 वर्ष तक वो बच्चे को पैदा दे सकती है। और प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या प्रजनन कहलाती है। और प्रति हजार स्त्रियां हैं और उसमें से जो बच्चा आपका जीवित रह गया उसी को हम लोग जनसंख्या प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट आप यहाँ पर टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, उसके बाद है वृद्धि दर, उसके बाद है जनसंख्या की प्रकृति वृद्धि, उसके बाद है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। तो दोस्तों और भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। 1 मिनट मेरी बात को आप सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर जो अभी हम लोग शुरू करेंगे ना, जनसंख्या वृद्धि, तो आप जितना भी पॉइंट है आप इसी से रिलेटेड है, तो वीडियो जो है काफी लंबी बन जाएगी फिर। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे जनसंख्या वृद्धि, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे जनसंख्या वृद्धि। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर चुका है आपका सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 को। ध्यान रखिएगा, इस सोशियोलॉजी चैप्टर 2 था। उसी तरह हम लोग 3, 4 यानी किसी का ये पार्ट 1 था, चैप्टर 2 का पार्ट 1 था सोशियोलॉजी का, यानी कि समाज शास्त्र का। ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट पे, जैसे भी हो चैनल पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो। या फिर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आएगा, सभी चैप्टर का कंप्लीट होगा। आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसमें टेंशन में पड़ जाते हैं कि सर क्या होगा नहीं होगा। सिलेबस देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि नया नया है, पीडीएफ वगैरह तैयार करने में टाइम लगता है। और सिलेबस आपका 2 महीना पहले यानी कि बिफोर 2 मंथ ऑफ एग्जाम, ठीक है, तो 2 महीना पहले जो है आपका मतलब कि पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 2 महीने पहले मान लेते फरवरी में, तो दिसंबर तक आपका एग्जाम मतलब कि कोर्स जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।